हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 8th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक स्टोरी दे रखी है जो कि माम्बा एंड पीटर के बारे में दे रखी है। जो माम्बा है वो स्मॉल विलेज तांजानिया में रहती थी, अफ्रीका में। वो रोज़ सुबह जल्दी उठती थी और उठ के वाटर फिच करने जाती थी और उसके बाद काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करने के बाद ही वो वाटर फेस्ट करने जा पाती थी। वहाँ से आने के बाद वो अपनी मदर की रोज़ हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करती थी। हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करने के बाद वो फिर अपने ब्रदर की हेल्प करती थी गोट्स की टेक केयर करने में। उसकी जो पूरी फैमिली थी उनके पास सिर्फ एक स्मॉल रॉकी लैंड पीस था उनकी छोटी सी हट के पास। और माम्बा के जो फादर हैं वहाँ पर मेज़ और बीन्स उगाते थे काफ़ी मेहनत करने के बाद। और इतना सब कुछ उनकी पूरी फैमिली को पूरा साल फीड करने के लिए काफ़ी नहीं था। दूसरी तरफ जो पीटर की स्टोरी है उसमें यह है कि पीटर जो है न्यूजीलैंड में रहता था। उसकी फैमिली का वूल प्रोसेसिंग की फैक्ट्री थी। जब वो रोज़ स्कूल से घर आता था तो पीटर अपने अंकल को देखता था कि वो कैसे शीप्स की टेक केयर कर रहे हैं। उनका जो शीप यार्ड था वो एक वाइड ग्रासी प्लेन में सिचुएटेड था जो कि हिल्स से थोड़ा दूर था। और उस यार्ड को जो है वो एक साइंटिफिक वे से मैनेज करते थे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से। पीटर की फैमिली जो है वेजिटेबल्स ग्रो करती थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की हेल्प से। इतना सब कुछ उनकी फैमिली के लिए इनफ था उन्हें होल ईयर फीड करने के लिए। जो माम्बा है और जो पीटर है वो दोनों अलग अलग पार्ट्स में रहते थे कंट्री के। इसी वजह से जो है उन दोनों की लाइफ्स एक दूसरे से डिफरेंट थी। डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि वो दोनों अलग अलग पार्ट्स में रहते थे कंट्री के। तो लैंड सॉइल वाटर वेजिटेशन हर चीज़ पर डिपेंड करता था। इसलिए उन दोनों की जो लाइफ है वो डिफरेंट थी क्योंकि वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में रहते थे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास लैंड। ठीक है, तो लैंड क्या है? लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface and all parts of the small percentage are not habitable. लैंड जो है अर्थ का 30% ऑफ टोटल एरिया कवर करता है। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की वो भी इसी लैंड और क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो डिपेंड किन किन चीज़ों पे करती है? रग्ड टोपोग्राफी जहाँ पर होगी, जहाँ पे स्टीप स्लोप्स होंगे, माउंटेन्स वाला एरिया होगा, है ना, वाटर लॉगिंग वाला एरिया होगा, डेजर्टेड एरिया होगा और थिक फॉरेस्ट यानी कि घने जंगलों वाला एरिया होगा। वहाँ पे जो है पॉपुलेशन कम रहती होगी। ठीक है, वो स्पेयरली पॉपुलेटेड होगा। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर प्लेन्स और रिवर वैली होंगी वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा रहती होगी, वो डेंसली पॉपुलेटेड होगा। तो प्लेन्स एंड रिवर वैलीज़ की वजह से ही वो वाले जो एरिया हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो है लैंड यूज़। ठीक है, तो लैंड इज़ यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब जो लैंड है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है। एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, बिल्डिंग के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, हाउसेस सेटअप करने के लिए, रोड्स, ब्रिजेस, हर चीज़ के लिए लैंड यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही क्या है? एग्रीकल्चर, माइनिंग, इन सब के लिए जो लैंड यूज़ होता है उसे ही हम कहते हैं लैंड यूज़। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर। अब जो लैंड है उसका जो यूज़ है वो फिजिकल फैक्टर से ही हम डिटरमाइन करते हैं कि टोपोग्राफी कैसी है, उसकी मिट्टी कैसी है, वहाँ मिनरल्स कैसे हैं, वहाँ का मौसम कैसे है, क्लाइमेट कैसा है और वाटर की कितनी एबिलिटी है। और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं लैंड के यूज़ के लिए, जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं लैंड यूज़ पैटर्न के। और लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के बेसिस पर भी जो है हम लैंड को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है प्राइवेट और एक है कम्युनिटी। प्राइवेट लैंड ओन्ड बाय अ इंडिविजुअल वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय अ कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। अब प्राइवेट लैंड को किसी एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल ने ओन करा होता है, यानी कि उसे ख़रीदा होता है, तो वो वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ करता है और वो उसी एक इंसान का लैंड होता है, उस पर और कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते या उसको और कोई यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो कम्युनिटी लैंड होता है वो कम्युनिटी के लोगों ने ओन करा होता है। ठीक है, और उसे जो है उस कम्युनिटी के लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फूडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब्स। ठीक है, और द कम्युनिटी लैंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इसे हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इसलिए कहते हैं क्योंकि
जो लोग हैं सारे वो इस लैंड को यूज़ कर सकते हैं। पीपल एंड द डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। जो लोग हैं और जो लोगों की डिमांड है वो रोज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन हमारे पास लैंड क्या है, लिमिटेड है, कम है लैंड उस डिमांड के हिसाब से। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो लैंड की क्वालिटी है वो जगह से जगह डिफ़र करती है। पीपल स्टार्टेड इन रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरिया। अब जो लोग हैं वहाँ पर लैंड पर अपने कमर्शियल एरिया बना रहे हैं। अर्बन साइड जो एरियाज़ हैं यानी कि जो सिटी साइड्स हैं वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, इस वजह से जो लैंड है उसकी कमी हो रही है। और रूरल साइड पर लोग लैंड का किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि विलेज साइड में लोग जो है एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए लैंड का यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से जो है लैंड की कमी हो रही है और ये लैंड यूज़ पैटर्न पे इफ़ेक्ट डाल रहा है और इसी वजह से जो है हमारी सोसाइटी में कल्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेसिटिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो जो लैंड डिग्रेडेशन है, लैंड की कमी होना, लैंडस्लाइड्स होना, सॉइल इरोजन होना और डेसिटिफिकेशन होना, ये एक मेजर थ्रेट्स है हमारी इन्वायरमेंट के लिए, जिस वजह से जो है हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, लैंड लिमिटेड है हमारा इन्हीं सब एक्टिविटीज़ की वजह से। और एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी जहाँ पर, वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स तो होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब लैंड को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resources। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, उसी वजह से जो है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट्स का, क्योंकि फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, क्योंकि वो जगह या तो एग्रीकल्चर के लिए या तो बिल्डिंग्स या फैक्ट्री सेटअप करने के लिए चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। इसलिए जो प्रेजेंट रेट है जिस वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसका रेट हमें चेक करना चाहिए कि कितना ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हमारी इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्यूमुलेशन, regulated use of chemical pesticide and fertilizer and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve लैंड रिसोर्सेज। एफॉरेस्टेशन यानी कि लैंड पर जो है प्लांट्स लगाना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स को, पेड़ों को जो है काटना। एफॉरेस्टेशन होता है पेड़ लगाना। ठीक है, और ओवरग्रेजिंग होना, एग्रीकल्चर के लिए जो केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ होती है, फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, है ना, उन पर हमें जो है चेक रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो है हम अपने लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड का थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उन्हें ध्यान से देख के यूज़ करना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे एक टर्म दे रखी है। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि वेदरिंग क्या होता है। देखो, ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक। ठीक है, रॉक्स का टूटना किन वजह से, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, फ्रोस्ट एक्शन की वजह से, प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो रॉक्स होती है जो ब्रेक होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अब एक पतली सी लेयर ग्रेनी सब्सटेंस की, मतलब थोड़े थोड़े पत्थर जैसे होते हैं ना, उस सब्सटेंस की एक पतली सी लेयर जो कि हमारी अर्थ को कवर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तो सॉइल की जब डेफिनेशन आएगी तो उसमें आप ये लिख सकते हो, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड। और जो सॉइल है, मिट्टी है, वो लैंड से क्लोजली लिंक होती है ना, एकदम लैंड और लैंड के ऊपर ही मिट्टी होती है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ, अब सॉइल किन किन चीज़ों से बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल से, वेदर्ड रॉक से, अभी हमने वेदर्ड रॉक की डेफिनेशन पढ़ी है ना, उससे, जो कि हमारी अर्थ में पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों से जो है सॉइल बनी होती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और सॉइल फॉर्मेशन किस वजह से होती है, वेदरिंग की हेल्प से जो है सॉइल फॉर्मेशन होती है।
द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अब मिनरल्स और जो ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि खाद वाद जो है उनका जो है राइट मिक्स सॉइल को क्या बनाता है, फर्टाइल। ठीक है, फर्टिलिटी सॉइल की तभी अच्छी होती है जब उसमें सही मात्रा में मिनरल्स हो और अच्छी खाद हो, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है लैंडस्लाइड्स। ठीक है, लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डिब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। ठीक है, लैंडस्लाइड क्या होती है, कोई भी पहाड़ है उससे जो है बहुत सा आप देख सकते हो कि इस तरह से मिट्टी गिरती है, रॉक्स गिरती हैं, है ना, तो उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। मास मूवमेंट ऑफ रॉक, ठीक है, और अर्थ डाउन अ स्लोप, जैसे पहाड़ों से मिट्टी गिरती है, बड़ी बड़ी चट्टानें रॉक्स वगैरह जो है गिरती है, उसे ही हम लैंडस्लाइड कहते हैं। दे ऑफ्टन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। और लैंडस्लाइड तभी होती है या तो जब बहुत तेज अर्थक्वेक आ रहा हो, फ्लड आ रहा हो, वॉल्केनोज हो, तभी उसी वजह से जो है लैंडस्लाइड भी कॉज होती है। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। अब जब काफ़ी टाइम से बारिश हो रही होती है, तेज़ बारिश हो रही होती है, उस वजह से जो है पहाड़ों वाले इलाकों में आप देख सकते हो कि लैंडस्लाइड अक्सर हो जाती हैं। ठीक है, और जो है वो रिवर की फ़्लो को भी ब्लॉक करती हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड होगी तो वो रिवर की तरफ ही जाएगी, जो भी पत्थर और रॉक होंगे, तो इस वजह से रिवर का जो फ्लो है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स आर कॉज havoc to the settlements downstream on its bursting. In the hilly terrain, landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. तो हिली एरियाज़ में ही ज़्यादातर लैंडस्लाइड होती है। इस वजह से जो है ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है ये लोगों की लाइफ पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, लोगों की प्रॉपर्टी पर, लोगों की लाइफ पर लैंडस्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास एक केस स्टडी दे रखी है लैंडस्लाइड को ही देकर, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइटिगेशन मैकेनिज्म। Advancement in scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslide and how to manage them. अब जो हमारे पास एडवांस साइंटिफिक टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, उस वजह से हमें पता लग रहा है कि लैंडस्लाइड क्यों होती है, लैंडस्लाइड की वजह क्या है और हम उसे कैसे जो है रोक सकते हैं। सम ब्रॉड माइटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलो। और यहाँ पे आपको कुछ माइटिगेशन टेक्निक्स बता रखी हैं लैंडस्लाइड की कि वो क्यों होती है और हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। तो हैज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड, हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। देखो सबसे पहले क्या है कि जिन एरियाज़ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, जो हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, भले थोड़ी सी बारिश भी है लेकिन वहाँ पर लैंडस्लाइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं अर्थक्वेक या फ्लड या वोल्केनो की वजह से, तो वहाँ पे जो है लोगों को अपना घर नहीं बनाना चाहिए, वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह पे रहने की जगह को सेटअप करने से अवॉइड करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंटिलेशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। अब ना ऐसी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी ना वॉल बना देनी चाहिए पहाड़ों के आसपास, ताकि जो है ये वेंटिलेशन वॉल्स हैं, ताकि लैंडस्लाइड को जो है अवॉइड किया जा सके। इंक्रीज़ इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। वेजिटेशन को बढ़ाना चाहिए, यानी कि पेड़ पौधे जो हैं ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि जो है लैंडस्लाइड ना हो, क्योंकि पेड़ पौधे जो है मिट्टी वगैरह को पकड़ के रखते हैं तो लैंडस्लाइड नहीं होती है। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोस। ठीक है, तो एक ड्रेनेज सिस्टम को भी कंट्रोल करना चाहिए, बनाना चाहिए ताकि वो कंट्रोल करे लैंडस्लाइड्स को, जब भी रेन वाटर जब भी रेन होती है तब उस टाइम। अब यहाँ पे हमें जो है सॉइल की फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले हमारे पास जो ये है हमारे पास टॉप सॉइल, जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशन होती है, जहाँ पे हम पेड़ लगाते हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास आ जाती है सब सॉइल, जिसमें आप देख सकते हो इस तरह से मिट्टी होती है। नीचे हमारे पास आ जाती है वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर्ड रॉक मटेरियल मतलब कि अभी हमने वही पढ़ा है कि डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, जो टूटी हुई रॉक्स होती हैं, उससे जो है एक मिट्टी बनती है, उसे ही हम वेदर्ड रॉक मटेरियल से जो है ये मिट्टी बनी हुई है। लास्ट में हमारे पास हो जाती है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक सबसे नीचे होती है, जहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर पाए जाते हैं। एक डिड्यूनो दे रखा है जिसके अंदर लिखा हुआ है टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
The major factor of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factor. तो सॉइल फॉर्मेशन के जो मेजर फैक्टर हैं वो है हमारे पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स. अदर फैक्टर आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब जो भी टोपोग्राफी है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्लाइमेट है, वो प्लेस टू प्लेस डिफ़र करता है, तो उसी हिसाब से जो है सॉइल होगी हर जगह की. अब यहाँ पे हमें दे रखी है सॉइल की फॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन को. पेरेंट रॉक डिटरमाइन करती है सॉइल का कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल कंटेंट, ठीक है, रिलीफ. एल्टीट्यूड एंड स्लोप जो है ये रिलीफ डिटरमाइन करती है. नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. अब जो भी फ्लोरा एंड फोना है, यानी कि जो भी पेड़ पौधे, जो एनिमल्स वहाँ पर रह रहे हैं उस सॉइल पर, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस सॉइल में, वो सब इफ़ेक्ट करती है उस सॉइल में ह्यूमस फॉर्मेशन को. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास टाइम. डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल. टाइम के साथ साथ ये मुझे पता लगता है कि सॉइल की जो है फर्टिलिटी कैसी है, उसकी थिकनेस कैसी है. क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ठीक है, रेट ऑफ वेदरिंग, ह्यूमस फॉर्मेशन. तो क्लाइमेट में सारी चीज़ें आती हैं, जो भी टेम्परेचर है, रेनफॉल कैसी हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है हमें बताती हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, सॉइल कैसी है. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सॉइल डिग्रेड कैसे होती है, सॉइल की कमी कैसे होती है, और हम उसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स बताए गए हैं. सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स. सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स. सॉइल इरोजन तभी होती है जब एक एरिया है, वहाँ पर एक लैंड है, वहाँ पर जो है हमने ट्रीज़ नहीं लगा रखे, तो जो वाटर का फ्लो आता है वो अपने साथ जो है सॉइल को भी भाग के ले जाता है, तो उस वजह से जो है सॉइल इरोजन हो जाती है, सॉइल की कमी हो जाती है. ये जो है मेजर थ्रेट्स हैं सॉइल रिसोर्सेज के कम होने के लिए. बोथ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर की वजह से ही जो है सॉइल इरोजन होती है. नेचुरल फैक्टर्स हो गए जैसे कि फ्लड हो गया, और ह्यूमन फैक्टर्स हो गए कि डिफॉरेस्टेशन ह्यूमंस ही करते हैं, तो इस वजह से जो है सॉइल डिग्रेडेशन होती है. फैक्टर विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटना, ओवर ग्रेजिंग, जहाँ पे जो है एक ही लैंड पे अगर एनिमल्स ग्रेज करते रहेंगे तो ओवर ग्रेजिंग होगी, वहाँ पे जो है सॉइल इरोजन तो होगी. ज़्यादा यूज़ होना केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटीज़ के टाइम. ठीक है. रेन की वजह से, लैंडस्लाइड और फ्लड्स की वजह से भी जो है सॉइल इरोजन होती है. अब यहाँ पर हमें कुछ मेथड्स दे रखे हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए. पहला दे रखा है मल्चिंग. द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ. इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. ठीक है. अब जो हमने पढ़ा है, एक बेयर लैंड, यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, ठीक है, और उनके बीच का ये जो एरिया है ये तो खाली होता है ना, तो उसके बीच में अगर हम इस तरह से कुछ घास फूस या स्ट्रॉज लगा देंगे तो जो है हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, मल्चिंग. ठीक है. इस तरह से जो भी प्लांट्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉज, घास फूस को लगा देना हम मल्चिंग कहते हैं. इस वजह से जो हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है काउंटर बैरियर्स. स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग काउंटर्स. ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर. यहाँ पे जो है हमने जो है प्लांट्स, ट्रीज़ को प्लांट्स कर दिया है, उसके बीच में जो है हम इस तरह से स्टोन्स को लगा देंगे, और यहाँ पे जो है कुछ हम इस तरह से ट्रेंचेस बना देंगे. ये सारी जो है ट्रेंचेस हैं. इस वजह से जो है हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. जब हमने प्लांटिंग कर दी वहाँ पर हमने इस तरह से ट्रेंचेस बना दिए, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल इरोजन. तो इसे कहते हैं काउंटर बैरियर्स. तो ट्रेंचेस किस चीज़ में हेल्प करती हैं, फॉर द कलेक्शन ऑफ द वाटर. और ग्रास, सॉइल यूज़ करी जाती हैं काउंटर बैरियर्स को बनाने के लिए. ठीक है. रॉक डैम है. रॉक डैम आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. दिस प्रिवेंट
gullies and the further soil loss। ठीक है, अब जो है रॉक डैम बनाई जाती हैं रॉक्स से, तो वो प्रिवेंट करती हैं सॉइल लॉस से। मतलब तेज़ बहाव में पानी आएगा तो वहाँ पर जो है रॉक्स, इस तरह से रॉक का डैम बनाया जाएगा, तो वो क्या प्रिवेंट करेगा, सॉइल लॉस। क्योंकि एकदम तेज़ बहाव से पानी आएगा तो जो मिट्टी को है वो अपने साथ एकदम से वॉश कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर जो पानी है वो इस तरह से धीरे 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 आएगा, क्योंकि वहाँ पर रॉक्स होंगी, रॉक डैम होगा, तो पानी को वो अपने साथ वॉश नहीं करेगा, तो वहाँ पे जो है सॉइल इरोजन नहीं होएगी। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। अब इस तरह से पहाड़ों के ऊपर जो है स्टेप्स बना दिए जाते हैं और उन स्टेप्स के ऊपर जो है प्लांट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, स्टेप्स बना दिए जाते हैं और उन स्टेप्स के ऊपर जो है प्लांट्स लगाए जाते हैं, ताकि जो पानी है जब आएगा, रेन जब होगी, तो वो धीरे धीरे आए। ठीक है, और जो है वो अपने साथ जो है सॉइल वॉश ना करे, सॉइल का लॉस बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अब क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं ऑल्टरनेटिवली रोज़ में। ठीक है, एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। इस तरह से जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक ये किसी कोई अलग प्लांट है, उसको सो करा गया है। यहाँ पे कोई अलग प्लांट है, उसको सो करा गया है। यहाँ पे एक अलग प्लांट है, जैसे कि एक यहाँ पे वीट को सो कर दिया गया है, यहाँ पे किसी बीन्स के प्लांट को सो कर दिया गया है ना। तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स को जो है सो करा जाता है ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, पैरेलल इस तरह से जो है डिफरेंट प्लांट्स को सो करा जाता है एट डिफरेंट टाइम, ताकि जो है रेन वॉश से जो है हम बचा सकें अपनी सॉइल को। नेक्स्ट है काउंटर प्लगिंग। प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप्स। अब यहाँ पे जो है इस तरह से कुछ बैरियर्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे आए और जो सॉइल लॉस हमें ना हो। इस तरह से पैरेलल बना दिए जाते हैं, इन्हें हम काउंटर प्लगिंग कहते हैं। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। अब मैंने यही बताया था कि जो लैंड खाली होगा वहाँ पर जो है सॉइल इरोजन ज़्यादा होगी, लेकिन इस तरह से एक साथ काफ़ी सारे प्लांट्स को लगा देना बेल्ट्स में किस चीज़ की हेल्प करता है, चेक करने में कि विंड की मूवमेंट कैसी है, और ये सॉइल कवर को भी बचाता है, सॉइल का लॉस भी नहीं होता, क्योंकि तेज़ हवा चलेगी तो सॉइल जो है उसके साथ उड़ेगी। लेकिन इस तरह से पेड़ लगे होंगे तो पेड़ की एक पकड़ होती है सॉइल पे, तो इस तरह से जो है सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।